हेलो एवरीवन, अड्डा 24/7 के स्टूडियो से सीए ब्रिज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो की मैराथन। और एक कैश फ्लो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इससे इजी लैंग्वेज में, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। आपको जो भी मॉडर्न रूल की टेक्निक हमने आपको बताई है, क्लास 11-12 का जो भी आपका नॉलेज रहा है, उसी को यूज करके इस काफी मुश्किल चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए, मैं आदित्य कुमार आज आपको कैश फ्लो की जर्नी पे लेके चलता हूं। तो आखिर अभी सवाल उठता है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते क्यों हैं। और फिर से मैं यहां सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आपको बताऊंगा। बहुत थ्योरेटिकल पार्ट को मैं यहां पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सारे उन पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका कैश फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आराम से बन जाए। चाहे आप क्लास 12 के लिए कर रहे हो, चाहे आप सीए इंटर, सीएमए इंटर, फाइनल कहीं के लिए भी कर रहे हो, इससे अच्छा आपको बेसिक क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब सवाल उठता है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं। तो एज पर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एज पर एएस 3, जो कि एएस कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। एज पर एएस 3 हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्लास 12 के सिलेबस में, और बाकी फिर एडवांस लेवल पे यानी सीएमए, सीएमए में आपको दोनों मेथड आना चाहिए। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड की बात करने वाले हैं। और इनडायरेक्ट मेथड आप सीख लोगे तो डायरेक्ट मेथड भी काफी आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। तो आखिर कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते क्यों हैं, बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत सीधा सा जवाब है कि भाई हम लोग कौन है। मान लो हम लोग बिजनेस हैं, हम लोग कंपनी हैं। आप कौन हो? आप मालिक हो। तो भाई आप मालिक हो, शेयर होल्डर हो, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर्स हो, तो आप मुझे पैसा दे रहे हो ना, तो मुझे आपको पैसे का हिसाब किताब देना होगा। कैसे हम लोग घर में भी अगर पेरेंट्स पैसा देते हैं आप लोग को, तो आप हिसाब किताब आपसे मांगा जाता है ना, और आप हिसाब किताब देते हो। उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है, और उसका पर्पस ये होता है कि भाई कंपनी हो, बिजनेस हो, वो जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हिसाब किताब दे कि हाँ भाई कहां से पैसा आया, कहां से पैसा खर्च हुआ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस ये होता है कि अगर सपोज कीजिए हमारा ओपनिंग कैश 100 था और क्लोजिंग कैश 200 हो गया, यानी कि साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैश 100 हो और क्लोजिंग कैश 200 हो, तो 100 से कैश 200 कैसे हुआ? तो एक बार आपके मन में आएगा कि हाँ भाई 100 रुपया बढ़ गया होगा। 100 रुपया सिर्फ नहीं बढ़ा होगा, नेट 100 रुपया बढ़ा होगा, तब आपका आंसर सही है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ओपनिंग कैश 100 रुपया था और साल भर में 1 करोड़ रुपया आया और 100 रुपया रख करके बाकी सब खर्च हो गए। अब आप सोच के देखो, अगर आप मालिक हो, आपको अजीब लगेगा ना कि भाई 1 करोड़ रुपया आया, कहां खर्चा कर दिया सब। तो आप हिसाब किताब मांगोगे, और ये हिसाब किताब आपको दिया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। अभी जो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि जो हिसाब किताब होता है, ये हम लोग 3 एक्टिविटी में बांट के दिखाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है, नाम से बहुत क्लियर है। ऑपरेटिंग मतलब कि हम लोग का जो बिजनेस है, धंधा है, उसमें उसका जो ऑपरेशन है, यानी कि जिसमें हम लोग डील करते हैं, उससे क्या पैसा आया, क्या पैसा गया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि C+L। C+L कैश एंड लायबिलिटी, पैसा कहां से आता है? मालिक देता है, वो C होता है। मालिक को छोड़ के और कहीं से पैसा आएगा, वो लायबिलिटी होगी। अभी C+L को हम लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं? हम लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि फाइनेंस एक्टिविटी क्या हुआ, कहां से पैसा आ रहा है
और उस पैसे को बिजनेस हम लोग कैसे लगा रहे हैं एसेट्स में, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। तो इस तरह से 3 एक्टिविटी होगी। उसके साथ साथ अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश हो गया, आप मान लो कैश हो गया, बैंक हो गया, कैश इक्विवेलेंट क्या, कैश तो नहीं बट कैश से मिलता जुलता, कैश के बराबर ही उसको माना जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या था कि भाई हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आखिर ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे हुआ, बीच का जो नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज है उसके मूवमेंट के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी कि बोल चाल की भाषा में, भाई मैं बिजनेस हूं, मैं कंपनी हूं, आप मालिक हो, भाई मालिक हो, तुमको हिसाब मांगने का पूरा अधिकार है और मैं आपको वो हिसाब किताब कैश फ्लो स्टेटमेंट के रूप में देने वाला हूं। तो ये था कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं। अब बारी आती है कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कुछ की टर्म्स में ज्यादा कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में आपको बताया कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या, जो भी ऑपरेशन होता है यानी कि बिजनेस जिसमें डील करता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे ग्रुपिंग करते हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान के चलो कि जो आपका ट्रेडिंग पीएल बनता है ना, ट्रेडिंग पीएल में क्या होता है कि भाई परचेज होता है, सेल होता है, उसके बाद कुछ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, ये सब क्या है। तो इस एक्टिविटी सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी जस्ट हमने बताया कि भाई हम लोग बिजनेस में जो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जहां से C+L पैसा जहां से आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, चाहे मालिक दे, चाहे बैंक से दें, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे करें, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। यानी कि बिजनेस को फाइनेंस जहां से मिलती है सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको हमने बताया, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो गया। शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई मान लो अभी हम लोग के पास कुछ कैश अवेलेबल है, अभी 3-4 महीने उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग कहीं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि घर में पैसा पड़ा रहेगा तो वो पैसा तो बढ़ेगा नहीं ना, पैसा तो खर्च होते जाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश नहीं है बट वो कैश के जैसा ही है। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जिसका कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए जब भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ। अब चलिए बारी आती है अभी पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप देखोगे एक बेसिक फॉर्मेट है जहां पे सबसे पहले आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटी में इसको बांट करके दिखाएंगे। और इस तीनों एक्टिविटी को जब जोड़ेंगे ना तो ओपनिंग कैश ये देखोगे आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, और जब उसमें ओपनिंग कैश आप ऐड कर दोगे तो आपका क्लोजिंग कैश निकल के आ जाएगा। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेसिक फॉर्मेट है। लेकिन अभी जब हम लोग कैश फ्लो सीख रहे हैं तो आपको फॉर्मेट को याद करने या इतना बड़ा फॉर्मेट है इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पूरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको जब हम बनाना सिखाएंगे तो बहुत ही बेसिक फॉर्मेट यानी कि सिर्फ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग 3 ग्रुप में करके दिखाएंगे। आपको शुरू में बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं कि हमें फॉर्मेट कैसा होगा, नहीं होगा। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो शुरू में आपको हम सिखाएंगे वो बिल्कुल इनफॉर्मल वे में, यानी कि फॉर्मेटिंग का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। पहले चीजों को आपको सीखना है, एक बार जब आप सीख गए उसके बाद फिर आप फॉर्मेट खुद ब खुद हो जाएगा। बात समझ में आई। तो सिर्फ पहले फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या अकाउंट का कोई भी चैप्टर टफ क्यों हो जाता है, टफ इसलिए बहुत बार हो जाता है ना कि शुरू में ही अभी हमने कुछ सीखा नहीं और फॉर्मेट ऐसे करो वैसे करो, ये हेडिंग वो हेडिंग, ऐसे लाइन खींचना है वैसे लाइन खींचना है, यहाँ ये होगा वहां वो होगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, वो पूरा रटना स्टार्ट करते हैं और उनको बहुत बर्डन लगने लगता है कि भाई कितना टफ चीज है, कितना रटे हैं, क्या भूलें। तो इसलिए अभी आपको कुछ भी फॉर्मेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसे हम लोग बनाएंगे, कौन सा आइटम, जो बेसिक आइडिया है कैश फ्लो का, जो मेन पॉइंट है, सिर्फ उसको डिस्कस करना है। और एक बार जब 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब बनाना आ जाएगा तो फिर आपको सजाना भी आ जाएगा। यानी कि पहले बनाना सीखेंगे तब सजाना सीखेंगे, सजाने पे बहुत ज्यादा जोर हम लोग नहीं देंगे पहले। बात समझ में आई। और इससे आप देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग, हाँ एक चीज और, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ना कि अभी जो अब अगले
अगला 4 या 5 पॉइंट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। 4-5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आखिर हम लोग प्लस और माइनस कैसे करेंगे। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे भाई हम लोग ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या हो गया, कौन सा ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में जाएगा, कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा, ये ग्रुप करना सीखेंगे। तीसरा जो होगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर प्रपोज डिविडेंड डिस्कस करेंगे, फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। इस तरह से सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको एकदम ध्यान से इस चीजों को देखना है, सीखना है, और कुछ भी डाउट होगा तो हम लोग फिर उसको भी करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। चलिए अब ये देखो, कैश फ्लो जो हम लोग पूरा बनाते हैं ना, वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देख करके बनाते हैं। यानी कि बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, और बैलेंस शीट के आइटम्स को 2 साल का फिगर आपको दिया रहेगा, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, और उस 2 साल के फिगर को हम लोग कंपेयर करके कैश फ्लो बनाएंगे। तो बैलेंस शीट आखिर हमारा होता है क्या, आपको अच्छे से पता है। बैलेंस शीट हमारा होता है कि भाई ये रहा एक टी शेप बैलेंस शीट का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका ये होता है, नहीं, बैलेंस शीट का ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट में इस तरफ क्या होता है, आपका एसेट्स होता है, इधर आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, जो क्लास 11 में आपने सीखा है ना। अब भाई जब कंपनी का हम लोग बनाते हैं तो ये आपका क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, इधर आपका शेयर होल्डर फंड होता है, आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है, और करंट लायबिलिटी होता है। ये मेन हेडिंग होता है। तो 2 साल का आइटम आपको दिया रहेगा, 2 साल का अमाउंट आपको दिया रहेगा, और उसको कंपेयर करके हम लोग इंक्रीज डिक्रीज डिसाइड करते हैं। अब ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, कैसे आपको समझना है, ध्यान से देखिए। इंक्रीज डिक्रीज के लिए हम लोग कैसे इसको करेंगे, आप बहुत ही ध्यान से देखोगे। अगर हम लोग ये बात करें कि भाई हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैसे प्लस और माइनस हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, कैसे प्लस माइनस करेंगे अभी आपको तुरंत पता चलेगा। प्लस माइनस कैसे करेंगे, उसका क्या लॉजिक होगा, चलिए बात करते हैं। ये हमारा हो गया एसेट्स और ये हमारा हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटी। ये क्या हो गया, एसेट्स, और ये हमारा हो गया कैपिटल लायबिलिटी। एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो एसेट्स बढ़ेगा या तो एसेट्स घटेगा। बैलेंस शीट में अगर 2 साल का फिगर दिया रहे तो आप लेजर को देख के बता सकते हो ना कि भाई एसेट्स मेरा बढ़ रहा है घट रहा है। तो अब अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत आसान है। अगर हम आपसे पूछें कि भाई एसेट्स बढ़ रहा है मतलब हम लोग एसेट्स खरीद रहे होंगे। अगर एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स खरीदने से हम लोग के पास पैसा आता है कि जाता है, पैसा जाएगा ना। तो अगर पैसा जाएगा तो आपको क्या करना है, कैश फ्लो में उसको माइनस करना है। एसेट्स अगर आपका घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स घट रहा है मतलब क्या, एसेट्स हम लोग बेच रहे होंगे, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसी तरीके से अगर कैपिटल लायबिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, अगर कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज होगा, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो कैपिटल लायबिलिटी कब बढ़ता है कि बैंक से हमने लोन लिया, मालिक पैसा दे रहा है, तो कैपिटल लायबिलिटी आपका बढ़ता है। तो अगर कैपिटल लायबिलिटी बढ़ता है तो पैसा आता है ना, तो पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
कैपिटल लायबिलिटी हमारा घट रहा है। लायबिलिटी कब घटता है, कैपिटल कब घटेगा, जब हम लोग पे कर रहे होंगे। लायबिलिटी मेरा कब घटता है, जब हम पैसा देंगे तब ना लायबिलिटी घटेगा, तो उस केस में हम लोग माइनस करेंगे। तो इस तरह से पूरे बैलेंस शीट में आपका एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटी, इंक्रीज डिक्रीज के लिए ये जो प्लस माइनस होगा, इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। और यहां पर क्या है कि आप चीजों को गलती से भी गलती नहीं कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों करें, सोच के देखो ना। अगर आपको ये बोला जाए कि हाँ भाई एसेट्स हम लोग खरीद रहे हैं और आपने मान लो कैश फ्लो में प्लस कर दिया, तो आप क्या बताना चाह रहे हो कि हाँ भाई एसेट्स भी हम लोग खरीद के ला रहे हैं और जो दुकानदार हम लोग को पैसा भी दे रहा है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो आप सोच के देखो कितना ब्लंडर हो जाएगा। तो ये हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे प्लस और माइनस को करना है। और ये काफी आसान है, आपको यहाँ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आपको ये सोचना है कि हाँ भाई पैसा मेरा आ रहा है कि जा रहा है। किसी भी ट्रांजेक्शन को देख करके आपको लगता है कि पैसा आ रहा है तो हमको प्लस करना है, पैसा जा रहा है तो आपको माइनस करना है। तो ये तो हो गया प्लस माइनस का लॉजिक। लेकिन हमने आपको हमेशा बताया है कि अकाउंट्स में कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होता है। हर चीज के पीछे आपका एंट्री और उसका पोस्टिंग, मॉडर्न रूल का इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस, इसका लॉजिक होता है। तो अब हम उस लॉजिक को भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसे हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग करेंगे। ध्यान से यहां देखिए, अब उस लॉजिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। देखो एसेट्स बढ़ रहा है ना, तो अगर एसेट्स बढ़ता है, अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं ना, एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं। अगर एसेट्स डेबिट हो रहा है तो कैश या बैंक क्या होगा, कैश या बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, क्रेडिट होगा। तो देखो तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो रहा है ना। अब बैंक अगर क्रेडिट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट होने से पैसा बढ़ता है घटता, घटता है ना। और ये रीजन है कि भाई ये हम लोग यहां माइनस कर रहे हैं। तो देखा कैसे माइनस का लॉजिक क्या था। दूसरा एग्जांपल, एसेट्स आपका घट रहा है। अगर एसेट्स घट रहा है तो आप क्या करोगे, एसेट्स को क्रेडिट करोगे, एसेट्स को आप क्रेडिट करोगे और बैंक आपका डेबिट होगा ना, बैंक आपका डेबिट होगा। तो इस केस में एसेट्स अगर घट रहा है तो बैंक डेबिट हो रहा है। अब बैंक डेबिट होने से पैसा बढ़ता है घटता है, बढ़ता है ना। और ये रीजन है कि प्लस हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि प्लस और माइनस भाई हम कहीं से रट लेंगे, नहीं, ये इस एंट्री का लॉजिक है कि भाई क्यों आप प्लस और माइनस कर रहे हो। अब आ जाओ कैपिटल लायबिलिटी की तरफ। कैपिटल लायबिलिटी अगर बढ़ेगा, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होता है, कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट होता है ना। कैपिटल लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्या होगा, कैपिटल एंड लायबिलिटी आपका क्रेडिट होता है। तो बैंक फिर क्या हो जाएगा, डेबिट हो रहा है। अब बैंक डेबिट होने से क्या होगा, प्लस होगा, देखो इसलिए प्लस हो रहा है। उसी तरीके से अगर कैपिटल लायबिलिटी घट रहा है तो कैपिटल लायबिलिटी घटने से क्या होता है, कैपिटल लायबिलिटी आपका डेबिट होता है ना। अब बैंक आपका क्रेडिट होगा, तो बैंक क्रेडिट होगा तो आपका ये घट रहा है। तो इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें सबसे पहला, यानी कि अभी पहला डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2 पॉइंट अगर आप ढंग से करते हो तो आप मान के चलो कि किसी भी कैश फ्लो का 80% सॉल्यूशन आपका सही होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर ये 2 पॉइंट में आपने गलती से भी गलती कर दी तो फिर आपके मार्क्स बहुत कटने वाले हैं, क्योंकि काफी इलॉजिकल सॉल्यूशन लगेगा। तो ये था पहला पॉइंट जहां पे कैश फ्लो में कैसे हम लोग प्लस और माइनस करते हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। और फिर से बता रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है पूरा फॉर्मेट को बैठ के रटने की, इसमें ये जोड़ते हैं घटाते हैं, बिल्कुल नहीं। अकाउंट्स हमेशा होता है जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हो उसके लॉजिक से होता है। एंट्री का लॉजिक है, उसके पोस्टिंग का लॉजिक है, और उसी लॉजिक से पूरी अकाउंटिंग होती है। कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैश फ्लो हम लोग आपको 3 ग्रुप में करके बनाएंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो आखिर जो 3 ग्रुप में करके बनाएंगे, तो आखिर एक ग्रुपिंग का लॉजिक क्या होगा? ग्रुपिंग का लॉजिक क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कैश फ्लो का फॉर्मेट 2 पेज में दिया हुआ, आप सुबह सुबह उठ करके बादाम खा करके 4 बजे बैठ के रट्टा मार रहे हो, रट रहे हो, भूल रहे हो, यहाँ का आइटम उधर गया, उधर का आइटम गया, लॉजिक आपको कुछ पता नहीं है, और फिर आप एग्जाम में गलती करके आ रहे हो और परेशान रहते हो कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत ही इत्मीनान से और यहाँ पे धैर्य से हम लोग ये काम करने वाले हैं कि भाई कैसे कैश फ्लो में चीज़ों को ग्रुप करते हैं। और इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले क्लास 11 में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, क्लास 11 में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, क्लास 12 में जो आपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट, इसके नॉलेज को यूज करके हम लोग ग्रुपिंग को सीखेंगे। क्या हमने आपको बताया? क्लास 11 में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, सीखा था, उसके नॉलेज को यूज करके हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करना सीखेंगे। क्योंकि कुछ भी चीज हम लोग सीखते क्या हैं, जो अभी तक पीछे सीखते आ रहे हैं उसी को लिंक करके, उसको समझ के तब ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैसे होगा, चलिए देखिए। चलिए एक पहले छोटा सा ट्रेडिंग पीएल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये एक छोटा सा ट्रेडिंग पीएल और ये रहा बैलेंस शीट, ये हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हुआ बैलेंस शीट और ये हमारा हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको अच्छे से याद होगा, ये ऊपर का हिस्सा आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता था, ये हिस्सा आपका पीएल होता था और नीचे का हिस्सा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता था। यानी कि ये क्या था आपका, ये आपका T4 ट्रेडिंग अकाउंट था, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, जिसको कि आपने क्लास 12 में सीखा था। ये ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस शीट में आपको अच्छे से याद है कि भाई बैलेंस शीट में या फिक्स एसेट्स या जिसको कि आप नॉन करंट एसेट्स बोलते हो, ये आपका करंट एसेट्स, इधर आपका शेयर होल्डर फंड होता है, इधर आपका नॉन करंट लायबिलिटी होता है, इधर आपका करंट लायबिलिटी होता है। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी जो कंपनी का जो बैलेंस शीट होगा इस फॉर्मेट में नहीं होगा। हम लोग इस फॉर्मेट में इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि क्लास 11 के नॉलेज को हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको लिंक करके यूज कर रहे हैं, जिससे कि आप काफी आसानी से चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। क्योंकि ये बैलेंस शीट आपने देखा है, अभी कंपनी का जो आपका बैलेंस शीट होता है वो आपने तो अभी प्रैक्टिस की नहीं होगी उतनी, बट इससे आप फैमिलियर हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपने बनाया तो इसको आप आराम से समझ सकते हो। तो अब अगर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट हमारा है तो कैसे इसके नॉलेज को यूज करके हम लोग बनाएंगे। आपको जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 3 एक्टिविटी में बांट करके हम लोग बनाएंगे। कितनी एक्टिविटी में? 3 एक्टिविटी में। सबसे पहली एक्टिविटी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहली एक्टिविटी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेना होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी इधर डिस्कस करेंगे। उसके बाद होगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिर होगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट के नॉलेज को यूज करके कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी और कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं, कोई जरूरत नहीं है अभी फॉर्मेट को, जो बड़े वाले फॉर्मेट को रटने की। पहले चीजों को सिंपल रखना है, यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, 3 एक्टिविटी हो गया। अब इस तीनों एक्टिविटी में कौन आइटम कैसे जाएगा, उसका लॉजिक क्या होगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्दर 3 पॉइंट होगा। अब इस 3 पॉइंट का नाम क्या है अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट आप ये समझ लो कि इसका नाम है, इसको हम लोग अभी पुकारेंगे पॉइंट नंबर ए, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर बी, और इसको हम लोग पॉइंट नंबर सी। यानी कि ऑपरेटिंग में फर्दर 3 ग्रुप आपको करना है, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, और इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो कैश फ्लो का ये एक बेसिक फॉर्मेट है। बेसिक फॉर्मेट का मतलब कैसे, अब जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग का बेसिक फॉर्मेट क्या है, जो स्केलेटन जो आप देखते हो वो सबका एक ही जैसा होता है ना। तो आप समझ लो कि भाई कैश फ्लो का स्केलेटन है, उसको हम लोग सीखेंगे बाद में, फिर बाकी चीजें आ जाएगी। वापस से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये आपकी 3 एक्टिविटी हो गई। अब इस तीनों एक्टिविटी में कैसे इसको लिंक करके करना है, चलिए ध्यान से देखिए। कैसे चीजों को हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप बैलेंस शीट की आप बात करते हो, अगर आप बैलेंस शीट की बात करते हो तो आप देख पा रहे हो बैलेंस शीट में जो हमारा है, बैलेंस शीट में हमारा क्या है, ये दिख रहा है, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में जो ये आपका शेयर होल्डर फंड और ये जो आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी जो आपकी दिख रही है, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करेंट लायबिलिटी, ये कहां जाएगा, ये आपका होता है, ये आपका होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या आपका होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सीधी सी बात क्या है कि भाई बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी आप जैसे ही देखोगे, आपको कहां डाल देना है, सीधे फाइनेंसिंग में आपको डाल देना है। करंट लायबिलिटी को छोड़ करके जो कुछ भी होगा वो कहां आपको डालना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालना है। उसी तरीके से अगर आप बात करो इस एनसीए की, अगर आप बात करो इस एनसीए की, अगर आप बात करो इस एनसीए की, तो एनसीए जो आपका है ये चला जाएगा, एनसीए में क्या जाएगा, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि एनसीए यानी करंट एसेट्स को छोड़ के जो भी होगा कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। करंट लायबिलिटी को छोड़ के जो भी जाएगा कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये हमने आपको बताया। अब उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो कुछ भी होगा वो कहां जाएगा, ये पॉइंट नंबर ए में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आएगा ये आपका पॉइंट नंबर ए यहां होगा। नेक्स्ट पीएल में आपका यहां होगा, यानी कि पॉइंट नंबर बी आपको यहां दिखाना है। उसके बाद ये जो आपका बच गया, आपका क्या बच गया, ये आपका जो सीए और ये जो आपका बच गया सीए और सीएल, सीए और सीएल ये कहां जाएगा, अब सी और सीएल ये आपका जाएगा पॉइंट नंबर सी में, यानी कि सी सीएल कहां जाएगा, पॉइंट नंबर सी में, सीएल भी पॉइंट नंबर सी में, और आपका सीए भी पॉइंट नंबर सी में। इस तरह से यानी कि सीएल पॉइंट नंबर सी और सीए भी पॉइंट नंबर सी। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, कैसे कैसे हमने क्या बताया आपको। फर्स्ट स्टेप, जो भी बैलेंस शीट में है, होता क्या है कि ये मेरा
सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, उसको हम लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो करंट लायबिलिटी को छोड़ के जो भी आपको यहाँ दिख रहा है ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, यानी कि बिजनेस में पैसा यहाँ से आता है। अब जो बिजनेस में पैसा आता है उसको हम लोग लगाते कहाँ पे, एसेट्स में लगाते हैं, क्योंकि खाली पैसा आ गया उससे धंधा थोड़ी चलता है। आपको फर्नीचर खरीदना होता है, आपको एसी लगाना होता है, इक्विपमेंट्स लेने होते हैं, प्लांट और मशीनरी लेने होते हैं, सारा सेटअप होता है ना, तब जाकर वो बिजनेस कमा के देता है। तो जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा उसको हम लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि करंट एसेट्स को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो आपका क्या होगा, एनसीए यानी कि नॉन करंट एसेट्स में आएगा, जो कि आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। आपको गलती से भी ये नहीं करनी है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होगा, और एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपका शेयर होल्डर फंड, एनसीएल या एनसीए नॉन करंट एसेट्स, इसमें से कोई भी आइटम अगर आपका ट्रेडिंग पीएल में जा रहा है तो वो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। बस इसका आपको ध्यान रखना है। जस्ट सेकेंड, पानी पी लेते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक कि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा। अब ऑपरेटिंग में क्या क्या होगा। ऑपरेटिंग में जो आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो आपका ग्रुप ए में जाएगा। अभी ग्रुप ए का नाम क्या है, ग्रुप बी का नाम क्या है, ग्रुप सी का नाम क्या है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप पीएल में लिखते थे ये आपका ग्रुप बी में जाएगा, और जो भी आपका बैलेंस शीट में सीए और सीएल, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब तो ऑपरेटिंग का ही पार्ट है ना। आप बिजनेस करते हो तब भी ना, माल उधारी बेचते हो तो डेटर्स होता है, माल उधारी खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर्स होता है। इसलिए बैलेंस शीट में सिर्फ आपका सीए और सीएल होता है, जो कि आपका ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, जो कि आपका ग्रुप सी में जाएगा। तो इस तरह से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में जो ग्रुपिंग होगा ये आपको कैसे ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है आपका जो बचपन में आपने सीखा था ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, उसके नॉलेज को यूज करके ये ग्रुपिंग आपको करना है। न कि आप बैठ के एकदम रट रहे हो कि भाई ये पूरा फॉर्मेट, इसमें क्या आइटम्स होता है, इसमें क्या आइटम्स होता है, फिर भूल गए तो इसका आइटम उसमें, उसका आइटम इसमें, इसका आइटम उसमें चला जाएगा और आप फिर गलती कर बैठोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैसे इसको अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें आपको सब कुछ, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना और नहीं करना है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जहां पे हमने डिस्कस किया कि आपको कैसे चीजों को अप्लाई करना है। तो पहला पॉइंट में क्या हमने सीखा कि भाई प्लस और माइनस कैसे आप करोगे। दूसरा पॉइंट में क्या हमने सीखा इसमें कि भाई जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग है, कैसे उसको हम लोग क्लास 11 के नॉलेज को यूज करके हम लोग कैसे इसको ग्रुपिंग करेंगे। तो ये था 2 पॉइंट। अब चलिए हम लोग अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और उसको हम लोग सीखते हैं। वो तीसरा पॉइंट क्या है, ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट। ये क्या है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट। अब ठीक है, आप बोलोगे सर प्रोविजन फॉर टैक्स का अलग से ट्रीटमेंट कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, प्रोविजन फॉर टैक्स तो अगर बैलेंस शीट में दिया है तो आपने तो बताया था ना, आपने तो बताया ही था कि हाँ भाई बढ़ा घटा प्लस माइनस कर लो। नहीं, अगर इसको अलग से बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसमें कुछ अलग से ट्रीटमेंट होता है। चलिए कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा इसको हम लोग बहुत ही इत्मीनान से हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए अगर हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, यह प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 100 है और अगर क्लोजिंग बैलेंस सपोज कीजिए 200 है, ओपनिंग बैलेंस 100 है एंड क्लोजिंग बैलेंस 200 है, और कोई भी एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया होने का मतलब कि एडिशन फॉर्मेशन होगा ना, क्वेश्चन का फुल फॉर्मेट कैसा होगा कि भाई एक बैलेंस शीट दिया रहेगा और उसके नीचे कुछ 3-4 एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिए होंगे। और बैलेंस शीट कैसे हम लोग क्लास 11 से हम लोग 3 स्टेप में सीखते हैं ना,
फाइनल अकाउंट हो, पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन हो, डिसोल्यूशन हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, सब कुछ हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। अगर आपको याद होगा, पहला स्टेप क्या होता था कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्लेस करना। दूसरा स्टेप क्या था, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, एडजस्टमेंट्स हो, कुछ भी हो, उसकी एंट्री पास करना और डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दिखाना। और तीसरा पार्ट होता था कैलकुलेशन पार्ट। यहां पर भी वैसे अप्लाई करेंगे। अकाउंट्स ऐसे हम लोग बनाते हैं और ऐसे बनाया भी जाता है। जो लोग ऐसे नहीं बनाते हैं वो लोग अकाउंट्स बनाते नहीं, उन चीजों को रट करके कर लेते हैं और बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होता उस तरह से रट के बनाना। तो वापस से मुद्दे पे आते हैं, कहां थे हम लोग कि भाई अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दिया हुआ है और नीचे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि चलिए इसको हम केस 1 का नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये सपोज करो ये केस 1 है। केस 1 में क्या हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग 200 है। इस केस में हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, जो आपका ओपनिंग होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, उसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने ये टैक्स पे किया होगा और ये पेमेंट है, इसलिए इसको हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कहां करके दिखाएंगे, माइनस हम लोग करके दिखाएंगे ऑपरेटिंग के लास्ट में। ऑपरेटिंग के लास्ट में का मतलब ये हो गया कि जो भी आप पेमेंट करोगे, आपको याद होगा अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ऑपरेटिंग को हम लोग 3 ग्रुप में करके दिखाते हैं ना। पहला ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इस तरह से नाम दिया अभी। तो सी ग्रुप के बाद टैक्स पेड आपको घटा के दिखाना है कि जो भी आप टैक्स पे करोगे वो आप घटा के दिखाओगे। इस केस में जो आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स था, ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस साल वो टैक्स हमने पे किया होगा और इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग के लास्ट में इसको घटाएंगे। जो आपका क्लोजिंग प्रोविजन होगा, ये एज्यूम करें कि भाई हमने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स के लिए प्रोविजन किया होगा। टैक्स के लिए हमने प्रोविजन किया होगा और कोई भी किसी भी प्रोविजन के लिए हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पीएल आपका डेबिट हो रहा है और डेबिट इफेक्ट हम लोग यहाँ प्लस करके दिखाएंगे और ये प्लस होगा। ये प्लस कहाँ होगा, ये प्लस आपका होगा ऑपरेटिंग के ग्रुप ए में। ये प्लस कहाँ होगा, ऑपरेटिंग के ग्रुप ए में। हाँ ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि सर अभी तो आपने बताया कि जो भी पीएल में आइटम्स होगा उसको तो आप ग्रुप बी में दिखाते हो। हाँ, इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ग्रुप ए का हेडिंग में ना टैक्स वर्ड इंक्लूड है, ये रीजन है। अभी आप समझ जाओ कि हम भाई एक्सेप्शन है इसको, बट हम लोग ऑपरेटिंग के ए ग्रुप में दिखाएंगे। तो ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि भाई अगर ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स हो तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग के लास्ट में। अगर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स हो और उसको हम लोग ऑपरेटिंग के ए में प्लस कर देंगे। और ये केस 1 क्या था, जब कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया हो। अब बारी आती है केस 2 की। अगर आपका केस 2 में क्या हम लोग बात करने वाले हैं, केस 2 में बात करने वाले हैं कि अगर आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो और उसमें ये इंफॉर्मेशन हो टैक्स पेड सपोज कीजिए, टैक्स पेड सपोज कीजिए 150 दिया हो। उस केस में क्या करना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो जो आइटम्स आपको दिए हुए हैं, यानी कि वहां पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसका एडजस्टमेंट करना है, ट्रीटमेंट करना है, हर एक उस लेजर को आपको अलग से खोल लेना है। आपको प्लस और माइनस नहीं करना है, अलग से उसका वर्किंग नोट में आप लेजर खोलोगे, एंट्री पास करके प्रॉपर उसकी पोस्टिंग करोगे, मिसिंग फिगर जो आएगा उसको फिर अकॉर्डिंगली प्लेस करोगे। तो इस डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो करेंगे और ये सब सारा कुछ आपके लिए आसान तभी होगा जब आप मॉडर्न रूल को अप्लाई करते हो। और अगर आपने पहले मॉडर्न रूल नहीं पढ़ा है तो याद करो, बार बार जो मैं आपको बताता हूं, जो पहले सीए ब्रिज क्लासेस में भी हमने लेक्चर लिया हुआ, वहां पे दिया हुआ कि भाई आपको वो अकाउंटिंग क्वेश्चन से फाइनल अकाउंट तक की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तब जाकर के अकाउंट्स में आपका रिफ्लेक्स सही होगा, आपका लॉजिक सही होगा। तो वो प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है
तभी आप यहाँ कंफर्टेबल हो पाओगे। अदरवाइज फिर चीज़ों को बार बार आप रटोगे, हर जो भी टॉपिक पढ़ोगे बार बार आप रटोगे और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान नहीं रहेगी। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि चलिए, अगर एडिशन फॉर्मेशन हो तो फिर हम लोग क्या करें। उस केस में हम लोग सबसे पहले आराम से प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग एक लेजर ओपन कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक हमने लेजर ओपन कर लिया। ये रहा आपका लेजर, ये आपका लेजर हो गया टी शेप। अब इसमें हम लोग कैसे इसको दिखाएंगे, ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने लेजर ओपन कर लिया। ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लायबिलिटी है एक तरीके से। ओपनिंग बैलेंस जो होगा इसको आप यहां पुट कर दोगे, ओपनिंग बैलेंस 100 यहां हो गया। क्लोजिंग बैलेंस जो होगा आपका 200 आपने यहां लिख दिया, ओपनिंग 100 200 यहां आपने लिख दिया। हाँ, अगर ओपनिंग यहाँ होता है क्लोजिंग यहाँ कैसे हुआ, ये इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आपको अपना कॉन्सेप्ट को और ठीक करने की जरूरत है। ये सारा कुछ क्लास 11 का ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इसको रटने की जरूरत नहीं। ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग हमने यहाँ इसलिए लिखा है जिससे कि आप समझ पाओ कि ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ होता है। बट आपको अच्छे से पता है आप कैसे लिखते हो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, इस तरह से आप लिखते हो प्रॉपर वे में। ये तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग करके लिखा हुआ है। तो ओपनिंग 100 यहाँ डाल देना है, 200 यहाँ डाल देना है। क्यों हमने ये ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि एडिशन फॉर्मेशन है इसलिए हमने इसका लेजर ओपन किया और ओपनिंग फिगर 100 था यहाँ डाल दिया, क्लोजिंग फिगर 200 था यहाँ डाल दिया। अब जो नीचे इंफॉर्मेशन है टैक्स पेड, इसकी बस एंट्री पास करनी है और फिर पोस्टिंग कर देना, काम खत्म। टैक्स पेड की एंट्री क्या पास करेंगे, कोई भी टैक्स हम लोग पे करते हैं तो एंट्री होती है टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होती है। तो टैक्स हमारा नॉमिनल अकाउंट ना, और आपको क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट अगर है कि नॉमिनल अकाउंट को क्लोज हम लोग करते हैं कहाँ, पीएल में करते हैं। बट उस पर्पस के लिए प्रोविजन है तो उसको हम लोग प्रोविजन में क्लोज करेंगे। तो टैक्स जो था आप देख सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स बना हुआ है, टैक्स को हम लोग क्लोज करेंगे। और टैक्स को हम लोग कहाँ क्लोज करेंगे, टैक्स को क्लोज करेंगे जिससे कि टैक्स बंद हो जाएगा और ये प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ चला जाएगा। और अमाउंट कितना था 150 अमाउंट 150 ये रहा 150 और ये रहा 150। अब बस इसकी आपको पोस्टिंग कर देनी है, इसकी पोस्टिंग कर देनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स का डेबिट इफेक्ट ये रहा, यहाँ डेबिट इफेक्ट हम लोग करेंगे और क्या लिख देंगे टू बैंक, ये रहा 150 का डेबिट इफेक्ट यहां डाल दिया। और फिर बैंक क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा आप याद करो, यहां हमने आपको बताया था ना बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यानी कि हम लोग पे कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग के लास्ट में ये दिखेगा, पे कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग के लास्ट में दिखेगा। हमने कितना टैक्स पे किया 150, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 150 जो पे किया ये हम लोग कहां दिखाएंगे, ये हम लोग ऑपरेटिंग के लास्ट में क्या करके दिखाएंगे, माइनस करके दिखाएंगे। अब फिर ये लेजर हो गया ना, लेजर में 3 आइटम है, लेजर को बैलेंस करोगे तो बैलेंस करोगे और आपको आराम से निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, ये 200 हो गया, ये 150 हो गया, बैलेंसिंग फिगर हम लोग निकाल लेंगे। और ये रहा बैलेंसिंग फिगर 150 एंड 200, ये आपका 350 यहाँ हो गया, यहाँ पर भी 350 हो जाएगा। 350 में से 100 घटाओगे तो आपका 250 आ जाएगा, ये मिसिंग फिगर आपका निकला। और ये कहाँ जाएगा, यही आपका ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन हुआ। तो ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोविजन हुआ क्या सीखा था हमने, कहाँ दिखाएंगे, ऑपरेटिंग के ए में दिखाएंगे। तो ये आपका कहाँ दिखेगा, ऑपरेटिंग के, ये आपका दिखेगा ऑपरेटिंग के ग्रुप ए में। और ये क्या होगा, प्लस होगा, यानी किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, बस फर्क क्या हुआ, इसका आपको अलग से लेजर खोल के करना है। तो इस तरीके से हमने आपको क्या बताया, प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रीटमेंट, जो कि आपका यहाँ पे 2 केस होगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सीधे आपको प्लस माइनस करके निकल जाना है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, टैक्स पेड है, तो आपको ये एंट्री पास करनी है और इस तरह से पोस्टिंग कर देना है। आगे किसी किसी क्वेश्चन में ना आपको टैक्स पेड की जगह प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, तो ठीक है प्रोविजन फॉर टैक्स का आप एंट्री पास करोगे। उस केस में क्या होगा, ये आइटम यहाँ आएगा और मिसिंग फिगर आपको ये निकलेगा।
या तो ये मिसिंग फिगर निकलेगा या तो फिर ये मिसिंग फिगर निकलेगा, जैसा भी होगा उसका ट्रीटमेंट आपको फिर ऐसे प्लस माइनस कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, इस तरह से हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया कैश फ्लो बनाने में, और ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट कि प्लस माइनस कैसे करें, दूसरा पॉइंट कि भाई ग्रुपिंग का क्या लॉजिक है, तीसरा पॉइंट अगर प्रोविजन फॉर टैक्स हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब बारी है अगले इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की, और वो क्या है, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। अब ये प्रपोज डिविडेंड क्या हो गया कि भाई प्रपोज डिविडेंड यानी कि जो फाइनल डिविडेंड होता है, डिविडेंड समझते हो क्या होता है, ठीक है पढ़ा होगा, बट आपको आसान बोलचाल की भाषा में आपको बताते हैं। डिविडेंड की हिंदी होती है लाभांश। डिविडेंड की हिंदी क्या होती है, बहुत बार आपको हिंदी से भी ना चीजें अच्छे से समझ में आती है। डिविडेंड की हिंदी क्या होती है, लाभांश। लाभांश, लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। लाभ मतलब प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का हिस्सा। हम लोग कंपनी है, तुम लोग कौन है, तुम लोग मेरे मालिक हो, फिर तुम लोग पैसा लगाया है ना, तो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तो आप लोग का हिस्सा होगा ना। तो प्रॉफिट का हिस्सा जो हम लोग एज ए कंपनी, हम कंपनी है, आप लोग मेरे शेयर होल्डर हो, तो प्रॉफिट का हिस्सा जो हम लोग शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। यानी कि प्रॉफिट जो हमको लाभ हुआ उसका अंश, यानी कि आपको डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है लाभांश। तो आखिर ये डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर कब करते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल क्लोज हो जाता है, उसके बाद 1-2 महीने ऑडिटिंग बाकी सब फॉर्मेलिटीज होती है, चीज़ों को एडजस्ट करते हो, और एजीएम में अप्रूवल वहाँ पर होने के बाद कि हाँ भाई इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ये आपका होता है प्रपोज और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड नाम से क्लियर है कि भाई इंटरिम यानी कि बीच में डिविडेंड दे दिया। होता है बहुत बार कि भाई कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, तो भाई डिक्लेयर अनपेड ड्यूरिंग द ईयर, बीच में हमने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट कैसा दे दिया, इससे भाई शेयर होल्डर भी अपना खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, है ना। तो इस तरह से इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड जो होगा इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको एंट्री पास करना है कि यानी कुछ भी डिविडेंड पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस वाली एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, यानी कि इस केस में एंट्री क्या पास करना है, इंटरिम डिविडेंड आपका डेबिट हो जाएगा और टू बैंक, इंटरिम डिविडेंड डेबिट हो जाएगा और टू बैंक, बस ये एंट्री आपको पास कर लेनी है। और इंटरिम डिविडेंड का डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट आपको दिखा लेना है। तो क्रेडिट इफेक्ट कहां चला जाएगा, बैंक जो क्रेडिट हो रहा है यानी कि पैसा घट रहा है ना, तो आप माइनस करोगे, और माइनस कहां से करोगे, डिविडेंड हम लोग किसको पे कर रहे हैं, शेयर होल्डर को। तो अगर शेयर होल्डर को कुछ दे रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई ना, तो इसलिए ये आपकी कहां चली जाएगी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चली जाएगी। और इंटरिम डिविडेंड जो आपका डेबिट हो रहा है, इंटरिम डिविडेंड आपका नॉमिनल अकाउंट, क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो कहां जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। इंटरिम डिविडेंड फिर कहां जाएगा, क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अगर आपको ध्यान है जो हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि भाई पीएल अप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम होगा वो कहां जाता है, ग्रुप ए में जाएगा, और ये डेबिट हो रहा है तो आपको इसको प्लस करना है, और प्लस कहां करना है, ऑपरेटिंग के ग्रुप ए में। तो इस तरह से आपको इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करना है। अगर प्रपोज डिविडेंड होता है, अगर आपको प्रपोज डिविडेंड होता है तो अब देखो कुछ जो चेंजेस आए हैं एज पर लॉ, उसके हिसाब से प्रपोज डिविडेंड अब हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते नहीं है। अगर कोई आप पुरानी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो वहां आपको प्रपोज डिविडेंड आपको मिल सकता है, लेकिन आप अब मान के चलो कि नई बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो प्रपोज डिविडेंड आखिर दिया हुआ कहां रहेगा, प्रपोज डिविडेंड आपको जो दिया रहेगा ना वो एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको नीचे दिया हुआ रहेगा। तो वहां पे ना प्रपोज डिविडेंड आपको 2 पीरियड का दिया रहेगा। प्रपोज डिविडेंड आपको पिछले साल का भी दिया रहेगा और करंट पीरियड का भी दिया रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर का दिया रहेगा और करंट ईयर का 2 साल का आपको प्रपोज डिविडेंड दिया रहेगा। तो करंट पीरियड का जो डिविडेंड दिया रहेगा उसके बारे में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो आपको इंफॉर्मेशन होगा ना
उसके लिए आपको फिर से वही एंट्री पास करनी है जो अभी हमने जस्ट इंटरिम डिविडेंड के लिए पास की, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ट्रीटमेंट एज इट इज जैसा यहां पे डिस्कस किया वही होगा, यानी कि डिविडेंड जो है ऑपरेटिंग के ए में प्लस होगा और पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग में घट के दिखेगा। तो इस तरह से प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे। प्रपोज डिविडेंड आपको कहां दिखेगा, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखेगा, बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखेगा। अगर प्रपोज डिविडेंड का आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हो, ओपनिंग का मतलब पिछले साल का फिगर, यानी कि हाँ भाई पिछले साल इतना पे किया, तो पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड होगा इस साल पे करेंगे ना। ये रीजन होता है कि हमको भाई इस साल पेमेंट जो किया उसका एंट्री पास करने की जरूरत पड़ा, बट इस साल जो प्रपोज हुआ तो हम अगले साल पे करेंगे, इस साल तो पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब पैसा पे नहीं गया तो यहाँ कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट। अब बारी आती है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। अभी देखो ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स सच पूछो यहां डिस्कस करना बनता ही नहीं था। आप क्लास 11 में अगर डिप्रिसिएशन चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो फिर इसकी एंट्री आपको आनी चाहिए कि भाई एसेट्स को बेचा तो फिर एंट्री क्या होगी। लेकिन सच्चाई क्या होती है ना कि क्लास 11 में आप डिप्रिसिएशन चैप्टर मैक्सिमम केसेस में रट करके पढ़ते हो और उसके कारण फिर आप क्लास 12 में कैश फ्लो में इसको आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। आपको ना एंट्री का लॉजिक पता होता है ना उसकी पोस्टिंग पता होती है। इसके कारण क्या है कि यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज कराने की जरूरत पड़ती है, फिर से पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो आखिर अब फिक्स एसेट्स में, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स में आखिर क्या लॉजिक को आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल से दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अब एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल आपके लिए हम क्रिएट करते हैं और देखो, और इस एग्जाम्पल को एकदम ध्यान से आप देखोगे और जब कभी भी अगर आप फिक्स एसेट्स के ट्रीटमेंट में अगर आप फंस रहे हो इसको आप रिवाइज कीजिएगा। फिक्स एसेट्स क्या, कैश फ्लो जब भी आप बनाने जाओ और आपको लगे कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इस पूरे लेक्चर में जिस पॉइंट में दिक्कत हो रही है आप उस पोर्शन को आप देखो और आपकी दिक्कत वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए हमारा कोई फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट जिसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 100 है ये मान के चलो। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस है, सपोज कीजिए, चलिए इसको कितना रख लें, सपोज कीजिए 30 है। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ये कितना है, 30 है। हमने इस एसेट्स को सेल किया, हमने इस एसेट्स को सेल कर दिया, चलिए मान के चलिए कितने में, 60 में। हमने इस एसेट्स को सेल कितने में किया, 60 में। अगर ये डाटा है और अगर आपको मैं कहूं कि भाई आप इसकी एंट्री पास करो, कब, अगर आप मेंटेन करते हो, एसेट्स को WDV में, या फिर अगर आप मेंटेन करते हो एट कॉस्ट। अगर आप इसको समझते हो कि भाई क्लास 11 में जब हम लोग एसेट्स को मेंटेन करते हैं, जब डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं, वहां पे 2 अकाउंटिंग का मेथड था। एक डिप्रिसिएशन एंट्री पास करते थे जहां हम लोग WDV मेथड से, और एक डिप्रिसिएशन एंट्री हम लोग पास करते थे एट कॉस्ट मेथड में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर ये इंफॉर्मेशन है और आपको सेल की एंट्री पास करनी है कि भाई WDV में क्या एंट्री होगी या फिर एट कॉस्ट मेथड में क्या होगी, तो अभी मैं जो एंट्री पास करने वाला हूं, अगर आपको ये आता था तो फिर आपका नॉलेज परफेक्ट है। लेकिन अगर इसका आंसर आपको नहीं आता था तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली अच्छे से इसको समझने और सीखने की जरूरत है, अदरवाइज आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12 में बोर्ड में आप गलत कर बैठोगे। तो चलिए एंट्री कैसे पास करेंगे। अगर दोनों केस में डिफरेंस क्या होता है एक एक करके आपको इसी एंट्री के बहाने से आपको समझा देंगे। देखो
एसेट्स हमने बेचा ना, कितने में बेचा? 60 में। तो अगर एसेट्स हम लोग 60 में बेच रहे हैं तो पैसा कितना आएगा? पैसा कितना आएगा? बैंक कितना डेबिट हो जाएगा? बैंक आपका डेबिट हो जाएगा 60 से, पैसा 60 आएगा। इस मेथड में करें चाहे इस मेथड में करें, दोनों में पैसा कितना आएगा? दोनों में पैसा कितना आएगा? 60 आएगा। तो दोनों मेथड में ये चीज हमेशा कॉमन रहेगा। अब जो दूसरी बात आती है, देखो एट कॉस्ट मेथड में, एट कॉस्ट मेथड में देखो एसेट्स हमेशा कॉस्ट पे होता है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है। तो एसेट्स का कॉस्ट देखो कितना 100 है ना, तो एट कॉस्ट मेथड में एसेट्स हमेशा कॉस्ट से क्रेडिट होगा, यानी कि फिक्स एसेट्स का कॉस्ट कितना था? 100, तो ये आपका 100 से क्रेडिट होगा। लेकिन जब WDV मेथड की बात करोगे तो ये बात आपको समझना है कि WDV मेथड में अगर फिक्स एसेट्स है तो आखिर फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या है? तो WDV मेथड में फिक्स एसेट्स का वैल्यू ये दोनों को नेट करके 100 और 30 को नेट करके कितना होता है? 70 होता है। इसी बात को आपको समझना था। तो एसेट्स कितना क्रेडिट होगा? इस केस में 70 क्रेडिट होगा। डिफरेंस बस यहीं पे है कि अगर एसेट्स को आप एट कॉस्ट मेंटेन कर रहे हो तो ये 100 का क्रेडिट होगा, लेकिन अगर WDV मेथड है तो वहां प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका 70 का क्रेडिट होगा। लेकिन इस केस में फिक्स एसेट जब 100 पे रखा तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपको उसको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसको आपको 30 को डेबिट करना होगा। इसमें आप नहीं करोगे क्योंकि WDV है, उसमें एसेट्स तो नेट होके रहता है, यानी कि मतलब क्या, आपको याद होगा डिप्रिसिएशन को हम लोग एसेट्स के लेजर में ही अगर चार्ज कर देते हैं तो वो WDV पे रहता है, लेकिन डिप्रिसिएशन को हम लोग अलग से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का लेजर खोल के अगर दिखाते हैं तो एट कॉस्ट मेथड होता है। यही दोनों में फर्क होता है। और जब 70 के सामान को हम लोग 60 में बेचते हैं तो हमारा क्या होता है? लॉस होता है कितने का? लॉस हमारा 10 का होगा। लॉस क्या होगा? हमारा 10 का होगा। यहां पर भी क्या होगा? लॉस हमारा 10 का होगा। तो इस तरीके से जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब आप सीख रहे हो, आपको ये श्योर करना है कि जो भी ABCD करके जितने भी एंट्री वहां दी हुई इंफॉर्मेशन दिया है, सबकी आपको एंट्री आनी चाहिए। अगर एंट्री आपको नहीं आती, पहले आपको एंट्री सीखना है और उसका इफेक्ट तो बहुत आसान है, सब में एक ही जैसा होता है। तो ये रहा आपका फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट। अब इसको हम लोग दिखाते कहाँ हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ दिखेगा। तो जैसे कि ये एसेट्स बेचना है, पैसा आ रहा है ना, तो एसेट्स बेच के जो पैसा आता है, एसेट्स बेच के जो पैसा आता है वो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि भाई मान लो कि हम लोग की कपड़े की दुकान है और AC हमने लगाया हुआ है और AC पुराना हो गया, उसको हमने बेच दिया, तो AC जो बेचा वो क्या मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस है? नहीं, मेरा मेन धंधा तो कपड़ा बेचना है, AC बेचना मेरा धंधा नहीं है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको आपको बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए प्लस होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी डेबिट इफेक्ट कैश फ्लो में करना है तो प्लस होगा, ये प्लस होगा। और प्लस कहां से होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको इसको प्लस करना है। लॉस आपका डेबिट हो रहा है, याद करो एसेट्स में जब लॉस होता है तो PL में दिखता है ना, PL में दिखता है, तो हमने आपको बताया ना, और डेबिट इफेक्ट है तो अगेन ये भी कैश फ्लो में प्लस होगा। और कहाँ? ऑपरेटिंग का B ग्रुप में प्लस होगा। ऑपरेटिंग के किस ग्रुप में प्लस होगा? ऑपरेटिंग के B ग्रुप में प्लस होगा। एसेट्स आपका क्रेडिट हो रहा है ना, फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स का आपने लेजर खोला होगा ना, L4 लेजर खोला होगा, लेजर में एसेट्स क्रेडिट हो रहा है, तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्रेडिट तरफ इसकी पोस्टिंग होगी, इतना तो पोस्टिंग करना आपको आता ही है। तो इस तरह से ऐसा हमने किया। इसमें क्या करना है? इसमें वही चीज करना है, बैंक डेबिट हो रहा है यानी कि आपको प्लस करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में।
लॉस आपका पीएल में डेबिट तरफ दिखता है, यानी कि ये डेबिट इफेक्ट है तो प्लस होगा, ऑपरेटिंग के बी में। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन प्रोविजन डिप्रिसिएशन का लेयर तो हमने खोला होगा, तो ये डेबिट हो रहा है तो आपको L4 लेजर में डेबिट तरफ दिखाना है। एसेट्स आपका क्रेडिट हो रहा है तो अगेन जो लेजर आपने खोला हुआ है क्रेडिट हो रहा है तो आपको उसमें क्रेडिट पोस्टिंग दिखाना है। तो ये था आपका फिक्स एसेट्स का डिटेल डिस्कशन। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा भी कंफर्ट आपको नहीं लग रहा है, आप समझ लो कि ये 11वीं क्लास का पाप है जो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि 11वीं क्लास में आपने समझ के नहीं पढ़ा, लेजर को रट के पढ़ा, आपको इसलिए फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपने वहाँ पे एंट्री से उसके लॉजिक से दोनों में क्या फ़र्क होता है पढ़ा होता तो आपको ये यहाँ पे फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको कि बस आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हैं ये फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बारी आती है कि भाई हम लोग इस तरह से 4 पॉइंट तो हो गया, लेकिन अब कुछ जन एंट्री जो देखो, अगर क्लास 12 की हम लोग बात करें ना, बोर्ड में आपको या तो प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा, या फिर एसेट रिलेटेड ट्रीटमेंट रहेगा, या डिविडेंड। ये 3 मान के चलो कि 95% नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वही 3 पॉइंट आपको मिलने वाला है। लेकिन अब ये जो कुछ और भी एंट्रीज है, तो बस आपको ये शो करना है कि आपको एंट्रीज आती है कि नहीं। जैसे एग्जांपल, अगर कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री हुई, तो अगर कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री हुई तो आपको एंट्री क्या पास करनी है, एक्सपेंस आपको डेबिट करना है और टू बैंक करना है। एक्सपेंस आपको डेबिट करना है और बैंक करना है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंस डेबिट, तो किसी भी एक्सपेंस को जब आप क्लोज करते हो तो ये आपको ऑपरेटिंग में जाएगा। अब ऑपरेटिंग में या तो वो ए में जा सकता है या बी में जा सकता है, इसी दोनों में जाएगा। सी में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि सी में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होता है। तो कोई भी एक्सपेंस है जो आप पे करो, जैसे हमने इंटरेस्ट डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे किया या इंटरेस्ट पे किया, डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट पे किया, तो उस सारे केसेस में आपको एंट्री पास करनी है एक्सपेंस टू बैंक, और जो भी वो जैसा हो ए में बी में आपको जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई भी इनकम होता है तो इनकम हम लोग को मिलता है ना, तो बैंक को आपको क्रेडिट कर लेना है और वो जो भी रेस्पेक्टिव इनकम होगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हाँ, ये बैंक पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो अगर मान लो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग में आप माइनस करोगे। अगर मान लो कि और भी कोई एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टिंग में आप उसको माइनस करोगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इनकम अगर आप मिल रहा है तो अब इनकम कहाँ से मिल रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग में आप कर लो, अगर ऑपरेटिंग का कुछ है तो आप ऑपरेटिंग में कर सकते हो। इनकम क्रेडिट हो रहा है तो इनकम क्रेडिट आप कहाँ दिखाते हो, पीएल में आप क्रेडिट तरफ दिखाते हो। तो जो भी होगा इनकम, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इन्वेस्टिंग में आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो भी एंट्री आपको दी होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसके आपको एंट्री पास करना है, और जो लॉजिक आपको ग्रुपिंग का बताया था उसको अप्लाई करते हुए, और इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने में जो भी एक बेसिक आइडिया था ना, वो हमने आपको सारा बताया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर होगा। चलिए, ये तो कैश फ्लो हमने ये तो सीख लिया। अब बारी है कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, और बहुत ध्यान से इसके प्रोसेस को आप समझिए और उसको आप सीखने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन को आप 1 बार 2 बार घर में रिवाइज करना, और आप देखोगे कि आप कैश फ्लो बनाना सीख जाओगे। इसमें अगेन 3 स्टेप में हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है उसका ग्रुपिंग करेंगे। नीचे आप देखो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग उसकी एंट्री पास करेंगे, और एंट्री पास करके फिर उसको उसका इफेक्ट दिखाएंगे, और फिर थर्ड स्टेप में कैलकुलेशन पार्ट। तो बहुत ही आराम से धीरे धीरे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, और आप इसको बहुत आराम से प्यार से इसको सीखना है। और हाँ, ध्यान रखने की बात है कि इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मैं भी सिखाने वाले नहीं हूँ। क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, पहले हम लोग सीखेंगे तब सजाना सीखेंगे, क्योंकि अगर सजाने पे अभी यहाँ पे आ गए ना तो आप चीज़ों को सीख ही नहीं पाओगे। एक बार जब आप सीख जाओगे तो सजाना सबको आता है, वो बड़ी बात नहीं होती है। तो हम लोग पहले एकदम इनफॉर्मल वे में, एकदम बेसिक फॉर्मेट को लेते हुए
इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले एक फॉर्मेट, अच्छा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ स्पेस हम वर्किंग नोट और यहाँ पे एंट्री के लिए रखेंगे, और जो अगले स्लाइड में हम इसके क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। चलिए देखिए स्पेस थोड़ा कम है तो हम अलग अलग करके इसको दिखाएंगे। ये हम लोग बना रहे हैं, ये यहाँ पे होगा सबसे पहला जो हम लोग ये फॉर्मेट बनाएंगे, हम लोग ये बनाने वाले हैं ये ऑपरेटिंग के लिए। इतना में हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग के लिए बनाएंगे, और ऑपरेटिंग में यहाँ पे ये रहा, एक इनर कॉलम ले लेंगे और एक आउटर कॉलम हो जाएगा। यहाँ इनर कॉलम होगा और यहाँ पे आउटर कॉलम हम लोग रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हो जाएगा। इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग अलग कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए ये रहा, इन्वेस्टिंग के लिए ये हो गया, और साथ में ये फाइनेंसिंग के लिए हो गया, और इनर कॉलम आउटर कॉलम के लिए भी स्पेस ले लेते हैं। ये स्पेस आपका हो गया इनर कॉलम के लिए, ये आउटर कॉलम के लिए हो गया, और लास्ट में ये जो नेट इफेक्ट आएगा, ये इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इफेक्ट के लिए हम लोग ले लेंगे, प्लस माइनस यहाँ कर लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। चलिए उसको बाद में देख लेंगे। तो यहाँ जगह थोड़ी कम हो रही है, इसी में हम मैनेज करके आपको सिखाते हैं। आपको एक साथ पेज आपका लंबा होगा तो वहाँ आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। अब इसके पहले हेडिंग दे लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाएंगे। इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाएंगे। तो इस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें, इन्वेस्टिंग इसमें लिखेंगे, फाइनेंसिंग इसमें लिखेंगे। आपको याद होगा हमने आपको बताया था ना कि ऑपरेटिंग को 3 ग्रुप में करना है। तो ग्रुप पे हम लोग यहाँ कुछ ऐसे लिखेंगे, ग्रुप बी को हम लोग यहाँ ऐसे कुछ दिखाएंगे, और ग्रुप सी को हम लोग ऐसे यहाँ करके दिखाएंगे। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जैसे कि आपको बताया, ध्यान रखिए अभी ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस तरह से हमने फॉर्मेट बना लिया, और यहाँ जो है आपका हमारा क्या होगा, वर्किंग नोट होगा, यानी कि यहाँ जो भी जनरेटिव पास करेंगे और जो भी जरूरी लेजर है उसको हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग पोस्टिंग करना शुरू करते हैं, और सारा जो प्लस माइनस का खेल था उसको हम लोग करना शुरू करते हैं। कैसे देखिए, अब ये हमारा एसेट साइड है, ये हमारा क्या है, इक्विटी लायबिलिटी साइड है। तो आप एसेट साइड से या फिर इक्विटी लायबिलिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले आप कौन एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स में जो भी एडजस्टमेंट्स है उसको पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8000 सोल्ड फॉर 8500, यानी कि ये जो आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट है, इसका लेजर हम लोग अलग से ओपन कर लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे, तो इसमें भी आपका एडजस्टमेंट है, तो उसका भी मार्क कर लेंगे, किसका अलग से लेजर ओपन कर लेंगे। मशीनरी कॉस्टिंग, मशीनरी यानी कि आपका एसेट्स में यहाँ पर भी एडजस्टमेंट है, तो इसका भी लेजर हम लोग ओपन कर लेंगे। और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, इसकी तो एंट्री है, कोई लेजर नहीं है, तो हम लोग उसको कर लेंगे। तो इस तरह से 3 लेजर हम लोग यहाँ खोल सकते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि भाई आपका ये इक्विटी लायबिलिटी और एसेट से नीचे जो भी एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन होगा आपका उसको लेजर खोल लेना है।
तो चलिए एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। एसेट से स्टार्ट करेंगे। आप देखो ये आपका 23 का फिगर है, यानी कि ये ओपनिंग फिगर है, ये 24 का फिगर है। हम लोग बैलेंस शीट 31 मार्च का आपको दिया हुआ है, तो कैश फ्लो हम लोग एज ऑन 31 मार्च 24 बनाने वाले हैं। सबसे पहले मशीनरी है, और मशीनरी का ओपनिंग 4 लाख है और क्लोजिंग 320 है। तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन था, इसलिए हमने क्या किया, मशीनरी का एक लेजर ओपन कर लिया। ये रहा मेरा मशीनरी का एक लेजर ओपन हो गया। हम लोग को फिर टैक्स का भी करना है, एक साथ हम लोग तीनों लेजर ओपन कर लेते हैं। हम लोग टैक्स का भी करना है, तो ये 3 लेजर जो टैक्स का, इन्वेस्टमेंट का, ये 3 लेजर हम लोग ओपन कर लिया। और फिर जो भी एंट्री है उधर हम लोग एंट्री पास कर लेंगे। चलिए फटाफट लेजर का टी शेप, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है टी शेप, हमने ये कर लिया। और ये रहा टी शेप आ गया आपका। हम लोग टी शेप, ये 3 लेजर हमने ओपन कर लिया। तो मशीनरी सबसे पहला क्या था, मशीनरी था। चलिए मशीनरी को हम लोग, ये रहा मशीनरी, ये मशीनरी अकाउंट शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। मशीनरी हमारा एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लिखना है। हम समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, ये 4 लाख ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस 320। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000। तो इस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग हमने लिख दिया। नन करेंट इन्वेस्टमेंट 50 एंड 60, नन करेंट इन्वेस्टमेंट NCI शॉर्ट में अकाउंट, लेकिन ये भी एसेट्स है। ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 60,000, ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी लिख दिया। उसके बाद है करेंट इन्वेस्टमेंट। आप देखो करेंट इन्वेस्टमेंट 19,000 है, और करेंट इन्वेस्टमेंट 19,000, ओपनिंग एंड 17,000। अब यहां पर एक बात आपको बताने वाले हैं। स्टार्टिंग में याद करो हमने क्या बताया था कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस ही ये है कि देखो तो ओपनिंग कैश कितना था, 130 था, और क्लोजिंग कैश कितना था, 180 था। ओपनिंग 130 एंड क्लोजिंग 180, यानी कि ये जो हमारा बैलेंस शीट है, हम लोग कौन है, फॉक्स लिमिटेड है। हम लोग फॉक्स लिमिटेड हैं, हमारा ओपनिंग कैश 130 था एंड क्लोजिंग 180 था, यानी ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का नेट इंक्रीज हो रहा है। और ये पैसा कहां से आया, नेट कहां खर्च किया, इसी का हिसाब किताब देने के लिए हम लोग पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। लेकिन उसी में एक और टर्म था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो आपका करेंट इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जुड़ करके दिखता है। तो क्या करना है, जब भी हम लोग कैश इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इस दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। इस दोनों क्या करेंगे, हम लोग ऐड करके दिखाएंगे। तो चलिए अब ये 19 और 130 दोनों ही आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग होगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग हम लोग कहां दिखाते हैं, ये हम लोग सबसे लास्ट में दिखाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग हम लोग सबसे लास्ट में दिखाते हैं। और वो कैसे था, याद कीजिए कितना था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 19,000 प्लस 130। तो ये रहा हमारा ओपनिंग, सबसे लास्ट में दिखाएंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये 19,000 प्लस 130, हम फिगर इन 1000 यहाँ पे इनर कॉलम लिख रहे हैं। दोनों को ऐड करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 19 और प्लस 130, तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 149,000 आपका ये हो गया क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 17 प्लस 180, और मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 17 प्लस 130। और 17 प्लस 130 होता है, ये आपका हो गया 000, तो हो गया ही 74147, सॉरी 180 था,
180 था तो ये 180 है, तो आपका ये हो जाएगा 8 और +7। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी होगी। वैसे भी हम लोग को कैलकुलेटर की अब हैबिट पड़ चुकी है, तो ऐसे मैनुअल कैलकुलेशन करना उतना आसान होता नहीं है। लेकिन आप लोग को शुरू में कैलकुलेटर आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में अलाउ नहीं होता है, तो आपको अपनी हैबिट बना कर रखनी होगी। ये 197 हो गया, ये 197। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि 149 आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था और क्लोजिंग 197। 197 में आपको 149 घटाना है, तो ये आ रहा है 48, यानी कि नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 48,000। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है आपका 48,000। और जब तीनों एक्टिविटी को आप ऐड करके लिखोगे और अगर आपका 48,000 आ गया, तो हम लोग समझेंगे कि आपका सॉल्यूशन सही है। यानी कि पूरा क्या होगा, 48 ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड करके जब हम निकालेंगे तो आपका 48 आना चाहिए, और इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने मशीनरी का कर लिया, एनसीआई का कर लिया, करंट इन्वेस्टमेंट का कर लिया। अब बारी है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज ओपनिंग कितना था 240 और क्लोजिंग कितना था 210, यानी कि इन्वेंट्रीज क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो एसेट्स क्या हो रहा है, 240 से 110 हो गया, तो एसेट्स घट रहा है ना। आपको याद होगा एसेट्स घटने से हम लोग प्लस करेंगे माइनस करेंगे, पहले आपको ये डिसाइड करना है। तो एसेट्स अगर आपका घट रहा है, 240 से 210 हो रहा है, यानी कि एसेट्स हमारा घट रहा है, एसेट्स हमारा यहां माइनस हो रहा है, सॉरी, एसेट्स हमारा माइनस हो रहा है। और इन्वेंट्रीज हम लोग कहां दिखाते हैं, याद कीजिए करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आपको ऑपरेटिंग के 3 नंबर में आता है ना। तो इस तरह से डिक्रीज इन्वेंट्री और दोनों का डिफरेंस 30,000 है, तो ये आपका चला जाएगा ऑपरेटिंग के सी में। ये आपको कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग के सी आइटम में। और ये लिखेंगे हम लोग इस तरह से, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। अभी जैसा कि आपको बताया कोई फॉर्मेट की चिंता नहीं करनी है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना हो गया, ये 30,000, और इसको इन्वेंट्रीज घट रहा है ना, इन्वेंट्रीज घट रहा है तो क्या क्या करेंगे, प्लस या माइनस। देखिए अगर आप एसेट्स घट रहा है तो माइनस दिखा है ना, माइनस होगा क्या, यस सर, बिल्कुल नहीं, आप भूल चुके हो। आपको क्या करना था, कैसे बताया था, ऐसे सोचना है एसेट्स घट रहा है मतलब एसेट्स बेचे होंगे, एसेट्स बेचे होंगे तो पैसा आया होगा, तो आपको यहाँ प्लस करना था। क्या करना था, आपको प्लस करना था, माइनस नहीं करना था। जो जिस बच्चे ने पकड़ लिया होगा, यानी कि आपको डिस्कशन याद रहेगा। अगर आप माइनस में यस सर मान लिए, इसका मतलब आप उसको भूल चुके थे, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है, एसेट्स आपका घट रहा है मतलब एसेट्स हम लोग बेच रहे होंगे तो पैसा आ रहा होगा, तो इसलिए आपको कैश फ्लो में इसको प्लस करना है। चलिए वापस से हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेंगे, ये आपका माइनस नहीं होगा। और ये कितना था, 30,000, ये रहा 30,000। तो इसका हो गया। अब अगली बारी है ट्रेड रिसीवेबल। देखो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 210 से 455 माइनस 210, यानी कि एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है मतलब एसेट्स हम लोग खरीदे होंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो एसेट्स खरीदे होंगे तो पैसा गया होगा, तो ये रहा इंक्रीज इन, शॉर्ट में लिख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल। और कितना का घट रहा था, देखें 455 माइनस 210, यानी कि 245,000 का इंक्रीज है, तो ये रहा 2,45,000। एसेट्स बढ़ा है, यानी कि हम लोग एसेट्स खरीदे होंगे, ये माइनस होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग एसेट साइड का सारा आइटम का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। एसेट साइड का सारा आइटम का ट्रीटमेंट कर चुके हैं ना, जहां पर क्या हमने किया,
कुछ नहीं किया। जिसमें भी नीचे एडिशन फॉर्मेशन था उसका लेजर ओपन किया, ओपनिंग क्लोजिंग वहां पे हमने कर दिया। जिसका एडिशन फॉर्मेशन था अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करके हमने यहाँ पे करंट असेट्स का 2 आइटम था उसको प्लस माइनस का रूल अप्लाई करके कर लिया। तो अभी तक यहाँ तक हम उससे पहला और दूसरा रूल को अप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस और दूसरा ग्रुपिंग के नॉलेज को यूज करके ये दोनों काम कर रहे हैं। साथ में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अलग बात क्या सीखी कि करंट इन्वेस्टमेंट और ये दोनों ऐड होकर दिखाएगा। तो ऐड करके हमने ये ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया और नेट 48,000 आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों मिला करके आना चाहिए। तो इस तरह से हमने किया। अब चलिए बारी है क्या इक्विटी लायबिलिटी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल 450 से 450, 450 से 450 कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस 356 से 378। इधर क्या बताया कि जो भी इक्विटी लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी अगर बढ़ेगा मतलब पैसा आ रहा है, आपको प्लस करना है। रिजर्व सरप्लस जहां पर भी होगा ये प्लस होके दिखेगा, जहां पर भी होगा ये प्लस होके दिखेगा। लोन देखो तो ओपनिंग नील था, ये हो गया, यानी कि लायबिलिटी बढ़ी है तो आपको प्लस करना है। ट्रेड पेबल 168 से लायबिलिटी घट रही है तो आपको माइनस करना है, कहाँ माइनस करना है बताया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स इसका तो हम लोग लेजर ओपन कर देंगे। तो चलिए एक एक करके करते हैं। शेयर कैपिटल का कुछ भी नहीं हुआ। रिजर्व सरप्लस, और हम देखो रिजर्व सरप्लस में नीचे आपको एडिशन फॉर्मेशन है, रिजर्व सरप्लस में नीचे एडिशन फॉर्मेशन है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे जब भी अगर यहाँ दिया है इसका कुछ नोट में इंफॉर्मेशन है तो हम लोग उसके बैलेंस को यूज करेंगे, फिर यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब इस केस में क्या था, इस केस में देखो 56 से 58 सरप्लस हो गया। और हमेशा किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सरप्लस से, ये सरप्लस बोलो या फिर ये और कुछ नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है। सरप्लस से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए क्या डिफरेंस है, 56 से 68 हो गया, तो 68 माइनस 56 ये हमेशा सबसे टॉप में होगा, हमेशा ऑपरेटिंग के सबसे टॉप में हम लोग दिखाएंगे। कैसे लिखेंगे, अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करना है। यानी कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 12,000, ये आपका 12,000 हो गया। उसके बाद है जनरल रिजर्व 3 लाख से 10,000, ये भी आपका ग्रुप 1 में होगा। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व या ट्रांसफर ये भी 10,000 होगा, प्लस होगा। रिजर्व याद कीजिए किसमें आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन में रिजर्व हम लोग दिखाते हैं ना। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जो भी आइटम होगा बताया था ना कि ऑपरेटिंग के ए ग्रुप में आएगा। ठीक है, ये क्या लिखा गया, इन इसको फिर से लिख लेते हैं। चलिए ट्रांसफर लिख लेते हैं और ये सरप्लस था तो सरप्लस से लिख ले, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर 12,000 और ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व आपका हो गया 10,000। इस तरह से रिजर्व का ट्रीटमेंट आपका हो चुका है। अब बारी है मॉर्गेज लोन की। लोन हमने लिया ना, पहले नील था, लोन कितने का लिया 270 का, और लोन हमारा क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये मॉर्गेज लोन ड्यूरिंग द ईयर, फिर से बता रहे हैं कि अभी बस सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, अभी कोई टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है। जब बनाना सीख जाओगे तो समझ में आ जाएगा कैसे क्या लिखना है चीजों को। अभी चीजों को आसान रखना है। 270 तो मॉर्गेज लोन कितना हो गया 2,70,000, ये मॉर्गेज लोन हो गया, मॉर्गेज लोन ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट अब ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितना हो गया, ट्रेड पेबल्स घट रहा है आपका 168 माइनस 134, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है घट रहा है। और ये 34,000 से ट्रेड पेबल देखो आपका डिक्रीज हो रहा है, 34,000 से ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होता है क्या हमने सीखा था, माइनस करते हैं, और ट्रेड पेबल कहाँ करंट लायबिलिटी है ना, तो ऑपरेटिंग के सी में जाएगा, ऑपरेटिंग के सी में माइनस करना है। और ये क्या हो रहा था, डिक्रीज इन टीपी ट्रेड पेबल
और ये कितना है 34,000, घटा यानी कि हम लोग पे कर रहे होंगे लायबिलिटी, और इस तरह से ये माइनस होगा। अब बारी है क्या प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 75 ओपनिंग है, क्लोजिंग 10 है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग एक लेजर ओपन कर देंगे। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग एक लेजर ओपन कर लेते हैं। ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स का एक लेजर ओपन हो गया। ये प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने लेजर ओपन कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था 75,000 और क्लोजिंग 10,000। ये रहा ओपनिंग बैलेंस 75,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस 10,000। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने सारा आइटम का पोस्टिंग कर दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जहां पे जो भी आइटम था उसकी कॉपी पेस्ट। और ये जो पूरा मामला है ना, सिर्फ पहला और दूसरा, पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था प्लस माइनस कैसे करना है और दूसरा ग्रुपिंग कैसे करना है, इस दो चीज के नॉलेज से आप ये पूरा काम कर सकते हो। सिर्फ इस दो पॉइंट के नॉलेज से आप पूरा ऑलमोस्ट देख सकते हो। कैश फ्लो सारा कुछ अब बनने को तैयार है। अब बारी आती है कि बस 4 पॉइंट की, यानी कि 4 एंट्री पास करनी है, सेकेंड स्टेप उसकी पोस्टिंग कर देनी है, और फिर कैलकुलेशन पार्ट थर्ड स्टेप में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पहले एंट्री पूरी पास कर लेते हैं और एंट्री की एक एक करके हम लोग फिर पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए एंट्री हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या थी, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000, सोल्ड फॉर 8,500। यहाँ पे चलिए जगह है, हम यहाँ पे एक एक करके एंट्री पास करते हैं। हमने 8,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा है 8,500 में। तो पैसा कितना आएगा, शॉर्ट में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,500 से, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,500 से। इन्वेस्टमेंट कितने का था 8,000 का था, टू इन्वेस्टमेंट 8,000 का। 8,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 85 में बेचोगे तो 500 का फायदा हो गया ना। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, आप पूरा डिटेल में अच्छे से लिखोगे, हमको सिखाना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये पहली एंट्री पास हमने कर ली इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द 9,000, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स किया है 9,000 का। याद कीजिए हम लोग एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन की एंट्री होती है, पीएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स 9,000 एंड 9,000, 9,000 डेबिट इफेक्ट एंड 9,000 आपका क्रेडिट इफेक्ट हो गया। पॉइंट नंबर सी, मशीन कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड फॉर 12,000, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन पीएल। ये लाइन नहीं भी होता तब भी हम लोग इसी बात को करते। अब कैसे समझोगे कि आपका जो एसेट्स है वो एट कॉस्ट पे दिख रहा है क्या डब्ल्यूडी पे दिख रहा है। इसका एक ही उपाय है, आपको देखना है क्या एसेट्स में प्रोविजन फॉर डिप्रेशन दिख रहा है। अगर एसेट्स में प्रोविजन फॉर डिप्रेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि एसेट्स हम लोग डब्ल्यूडी पे मेंटेन कर रहे हैं, और हमेशा आपको डब्ल्यूडी वाली एंट्री मारनी है, यानी कि कोई प्रोविजन फॉर टैक्स उसमें, सॉरी ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वहां नहीं होगा। तो यहाँ क्या था 10 का मशीन हम लोग 12 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट पीएल में 10 का मशीन 12 में बेचेंगे तो पैसा कितना आएगा, पैसा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000। और मशीन कितने का था, मशीनरी 10,000 का था, और प्रॉफिट पीएल में है, यानी कि पीएल हमने कितना किया 2,000 में, डायरेक्ट यहाँ पे पीएल में ट्रांसफर कर दिया। ये आपकी सी एंट्री थी। डी एंट्री, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड 40,000, याद कीजिए इसके भी एंट्री बताए थे ना। और इंटरिम डिविडेंड डेबिट हो जाएगा टू बैंक, इंटरिम डिविडेंड डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितना 40,000, 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। इस तरह से ये 4 एंट्री हमने पास की। अब चारों एंट्री का एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट साथ साथ देना है। एकदम इसी डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है, इसी डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है अगर आप चीजों को अच्छे से सीखना चाहते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये
बैंक डेबिट हो रहा है, याद कीजिए ये इन्वेस्टमेंट की बात थी ना, बैंक डेबिट हो रहा है यानी पैसा आ रहा है ना, तो पैसा आना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको हम लोग कैश फ्लो में दिखाएंगे। बैंक का डेबिट इफेक्ट 8500, ये रहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसे लिखेंगे? सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना? ये रहा हमारा 8500 डेबिट इफेक्ट, यानी कि ये कैश फ्लो में प्लस हो गया। अगली बारी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट हो रहा है ना, ये प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है, ये कहाँ गया होगा? पीएल के क्रेडिट साइड में गया होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आप दिखाते हो इनडायरेक्ट इनकम, तो पीएल के क्रेडिट में गया है, यानी इसका क्रेडिट इफेक्ट दिखाना है। क्रेडिट इफेक्ट दिखाना है तो हमेशा माइनस होगा, और माइनस कहाँ होगा? पीएल में गया है, इसका मतलब बी में जाएगा। और कैसे दिखाना है? ये रहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट कितने का था? 500 का था, ये रहा 500 आपका घट के दिखेगा, 500 आपका घट के दिखेगा। इसका भी हो गया। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है 8000 से ना, याद कीजिए ये रहा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का लेजर हुआ, यहाँ पे इसकी पोस्टिंग कर देंगे बैंक, ये रहा 8000 का क्रेडिट पोस्टिंग। इस तरह से आप देखोगे बैंक का डेबिट इफेक्ट कहाँ गया? 8500, फिर 500 का क्रेडिट इफेक्ट यहाँ, और फिर 8000 का क्रेडिट इफेक्ट यहाँ। इस तरह से चुन चुन करके एक डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट इस तरह से आपको देना है, और इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, और यही प्रॉपर अकाउंटिंग है। अगर आप रट के बना रहे हो, ये ऐसे होता है वैसे होता है बिना लॉजिक के, तो फिर वो अकाउंट सही नहीं। नेक्स्ट, तीसरा मशीनरी बेचा था, याद करो, बैंक डेबिट हो रहा है 12000 से, ये कहाँ जाएगा? मशीन को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहां पे दिखाएंगे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, और ये 12000 यहां प्लस होगा। फिर मशीनरी क्रेडिट हो रहा है ना, ये रहा मशीनरी का लेजर, बाई बैंक 10000, ये रहा क्रेडिट पोस्टिंग। और मशीनरी को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ था पीएल में क्रेडिट हो रहा है ना, और अभी अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट में बताया ना, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और कितना प्रॉफिट था? 2000 का था, ये 2000 का था, ये रहा, ये भी क्रेडिट इफेक्ट यानी कि माइनस। कैश फ्लो में कुछ भी डेबिट इफेक्ट होगा प्लस होगा, क्योंकि कैश का लेजर समझ लो ना, कुछ भी क्रेडिट इफेक्ट है माइनस होगा। अगेन पोस्टिंग का मॉडर्न रूल का जो इंक्रीज डिक्रीज का है वही अप्लाई हम लोग कर रहे हैं, ये हो गया। इस एंट्री की भी पोस्टिंग हो गई। अब इंटरिम डिविडेंड डेबिट टू बैंक, इंटरिम डिविडेंड नॉमिनल अकाउंट पीएल में क्लोज करेंगे, और कहां क्लोज होता है? ये पीएल अप्रोप्रिएशन में, इसलिए ये फर्स्ट में जाएगा इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड कितना था? अमाउंट था 40000 का, तो ये रहा इंटरिम डिविडेंड 40000 का डेबिट इफेक्ट। और टू बैंक इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं? शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं, तो इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं, ये रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसको कैसे दिखाएंगे? इंटरिम डिविडेंड पेड, ये रहा 40000 का माइनस इफेक्ट। तो एक डेबिट इफेक्ट है यहाँ, एक क्रेडिट इफेक्ट है, साथ साथ एक डेबिट मारना है, एक क्रेडिट मारना है। एकदम देहाती टाइप का, गंवा टाइप का नहीं करना है, पहले ऑपरेटिंग बना रहे हो, फिर हटके इन्वेस्टिंग बना रहे हो, फिर फाइनेंसिंग बना रहे हो। एकदम बहुत सारे यूट्यूबर्स, एकदम मिलियंस में जिनके एकदम फॉलोअर्स है ना, आप अलग अलग खोल खोल करके आप बना रहे हो, और आपकी लाइफ एकदम बर्बाद हो रही है। तो उस तरह से नहीं करना है, अकाउंट्स को अकाउंट्स की तरह डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में सीखना है। चलिए, तो इस तरह से चारों एडजस्टमेंट एडिशन फॉर्मेशन में जो एंट्री थी उसकी हमने पोस्टिंग कर दी, तो सेकेंड स्टेप ओवर होता है। अब बारी होती है कि भाई क्वेश्चन को समेटने की। समेटना मतलब क्या? कैलकुलेशन पार्ट, मिसिंग फिगर जो होगा उसको आपको समेटना है, प्लस माइनस करना है, और इस तरह से काम खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन पार्ट शुरू होता है। चलिए कैलकुलेशन पार्ट कैसे करेंगे? पहले इसका एक यहाँ बना लेते हैं सारे लेजर में, क्योंकि लेजर को टोटल करना ही पड़ेगा हम लोग को। ये किसका? अच्छा, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर हमने यहाँ पे ऑलरेडी खोल दिया तो काम नहीं आया, फिर दूसरा भी यहाँ खोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहीं कर लेते हैं
और अब इस लेजर की ज़रूरत नहीं है, इस लेजर की ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ये मेरा हट गया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये सब का ओपन कर लिया। अब चलिए इसके बैलेंस को हम लोग ले लेते हैं। चलिए ऐड करेंगे। दोनों में बड़ा साइड क्या है? ये बड़ा साइड है, ये रहा 4 लाख, यहाँ भी आएगा। अब 4 लाख यहाँ भी आएगा, 4 लाख हो गया। अब 4 लाख में से 320 प्लस 10 330, ये 70,000 का बैलेंस यहाँ निकल रहा है, ये आपका निकला। अब 70,000 यहाँ पे क्या है? यहाँ थोड़ा सा आपको अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। 70,000 देखो डिप्रिसिएशन हुआ, आपको पूरे क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन नहीं था ना, तो 70,000 आपका डिप्रिसिएशन हुआ। हमेशा ध्यान रखना है कि क्रेडिट तरफ है ना, तो दूसरा इफेक्ट आपको डेबिट मारना है। और डिप्रिसिएशन आप कहाँ दिखाते हो? डिप्रिसिएशन आप पीएल में दिखाते हो। और ये रहा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और कितना अमाउंट आया था? 70 का क्रेडिट इफेक्ट, ये रहा 70,000 का डेबिट इफेक्ट, जो कि आपका प्लस होके दिखेगा। तो डिप्रिसिएशन यहाँ आ गया, उसका ट्रीटमेंट अब साथ साथ करते चलेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखिए तो यहाँ 50 है, यहाँ 68 है, तो इसको टोटल करते हैं। ये 68,000 यहाँ हो गया, यहाँ पर भी आपका 68,000 हो गया। डिफरेंस कितना आ रहा है? 18,000 हो रहा है। अब ये डेबिट तरफ है ना, याद करो क्या हमने बात की थी, एसेट्स अगर डेबिट होता है तो बढ़ता है, डेबिट तरफ पोस्टिंग हुआ मतलब बढ़ता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा होगा, तो खरीदा होगा तो क्या बैंक हो जाएगा ना। यहाँ डेबिट इफेक्ट है, इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट करना है, तो हमने यहाँ परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, डेबिट इफेक्ट वहां था, तो 18,000 का क्रेडिट इफेक्ट करना है, तो 18,000 ये माइनस करके दिखा लेंगे। 18,000 ये माइनस हो गया, तो इस तरह से आपका क्रेडिट हो गया, इसका भी लेजर हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा इसकी एंट्री छूट गई क्या? अच्छा सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये 9,000 था, इसकी पोस्टिंग छूट गई है, इसकी पोस्टिंग पहले कर लेते हैं। बी की पोस्टिंग हमने नहीं किया था, चलिए पहले इसकी पोस्टिंग करते हैं। बी की पोस्टिंग छूट गया गलती से, तो पीएल डेबिट हो रहा है 9,000 से, तो प्रोविजन फॉर टैक्स पीएल डेबिट हो रहा है, तो क्या बताया था पीएल में डेबिट इफेक्ट, तो तरीके से बी में होगा। लेकिन आपको साथ साथ बताया था कि भाई ये एक्सेप्शन है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कहां दिखाना है? प्रोविजन फॉर टैक्स आपको ऑपरेटिंग में करके दिखाना है, और वो अमाउंट कितना था? प्रोविजन फॉर टैक्स 9,000 था, तो ये रहा 9,000 का डेबिट इफेक्ट। क्यों होता है? जब इसका एबीसी का नाम देंगे ना तो आपको क्लियर होगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट हो रहा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का यहाँ क्रेडिट इफेक्ट होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 9,000 का, ये रहा आपका क्रेडिट इफेक्ट। इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, इधर 75 प्लस 9, 75 प्लस 9 कितना हो गया? 75 प्लस 9 यानी कि ये आपका हो रहा है 84,000, यहां पर भी हुआ 84,000। डिफरेंस यहाँ निकलेगा, और ये डिफरेंस निकला जैसा बताया था ना कि या तो आपका ये दिया रहेगा तो ये निकलेगा, ये दिया रहेगा तो ये निकलेगा। तो 84 माइनस 10, और इस तरह से 74,000 ये पेमेंट किया ना, तो ये पेमेंट किया, और क्या बताया था? ये आपका ऑपरेटिंग के लास्ट में होता है, यानी कि ये रहा पॉइंट नंबर सी, इसके लास्ट में यहां पर दिखाएंगे, सी के लास्ट में टैक्स पेड, सी के नीचे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस में करके दिखाएंगे। सॉरी, कितना टैक्स पेड था? 74,000 निकला, 74,000 टैक्स पेड 74,000, ये भी आपका माइनस, ये पोस्टिंग हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने सारे एंट्री की पोस्टिंग कर दी। अब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके प्लस और माइनस करेंगे, और फिर आपका तीनों ऐड होकर के सब आ जाएगा। तो चलिए एक बार ऐसे सीधे ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे हम लोग। 12,000 प्लस 10,000 प्लस
40,000 प्लस 9,000 माइनस 500 माइनस 2,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000 माइनस 2,45,000 माइनस 34,000 माइनस 74,000। इस तरह से टोटल करने के बाद आ रहा है, ये टोटल करने के बाद तीनों जो आ रहा है, ये आ रहा है, किस कलर से ले लें इसको, चलिए इस कलर से ले लेते हैं। टोटल करने के बाद इसका आ रहा है 1,84,500 और ये माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, इसको हमने ऐड कर लिया। हाँ, इधर अब चलिए ऐड करते हैं। इस तीनों को ऐड करने के बाद 8,500 प्लस 12,000 माइनस 18,000, ये आ रहा है 2,500। अब इस दोनों को माइनस कर लेते हैं। 270 माइनस 40, ये आ रहा है 2,30,000। और इस तरह से 84,000, 2,500 और 230 जब तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 48,000। इसका मतलब है कि ये सारा सॉल्यूशन हमारा सही था। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों को ऐड करने के बाद मेरा कितना आ रहा है, 48,000 आ रहा है। और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सारा सही है क्योंकि मैच कर गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। तो पहले जैसे हमने आपको बताया था, आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर से ये जब हम लोग एग्जाम के पर्पज से सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन आपको पहले सीखना है, तो पहले इस तरह से इनफॉर्मल वे में सीखोगे। एक बार जब इनफॉर्मल वे में आप सीख गए ना, तो उसके बाद आराम से आप चीज़ों को डिटेल प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। बात समझ में आई? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे करना है। चलिए वापस से हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं, सीधी सी बात है कि भाई हम लोग कौन है, कंपनी है, मालिक लोग हम लोग को पैसा दिया है तो लोग को हिसाब किताब देना होगा ना। तो हिसाब किताब देना होगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब साल के अंत में बनाते हैं तो साथ में उन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना कर दे देते हैं कि भाई देख लो भैया, कहाँ कहाँ से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया, कितना गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ से पैसा आया, कहाँ से गया, फाइनेंसिंग में कहाँ से पैसा आया, कैसे उसको हमने एसेट्स में इन्वेस्ट किया, कैसे खर्चा किया। ये 3 एक्टिविटी में बना के दिखाते हैं। हमने फर्दर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कौन से 5 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट तो 2 ही पॉइंट है, बाकी 3rd और 4th पॉइंट तो क्लास 11 का एप्लीकेशन है। लेकिन होता क्या है कि क्लास 11 में आप रट के पढ़ लेते हो, इसलिए आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या सीखा, प्लस माइनस कैसे करना। और ये एक ऐसा पॉइंट था जहां आप गलती से भी गलती आप नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या आपको बताया, पॉइंट नंबर 2 बताया कि भाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को कैसे हम लोग करेंगे। और इसके लिए फॉर्मेट जो था, आपको क्या फॉर्मेट था, आप एक बार देखो। ये जो आपका ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का जो फॉर्मेट था, अभी आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। रटोगे कब, जब 5-6 क्वेश्चन बनाना आप सीख गए ना, उसके बाद इसको आपको प्रॉपर वे में करने की जरूरत है। बार बार मेरा ये जो रहता है कि आपको जब भी अकाउंट सीखना, पहले इनफॉर्मल वे में सीखना है। एक बार जब आप सीख जाओगे तब आपको सजाना है। आप जस्ट सोचो, एग्जाम्पल लेकर सोचो ना, जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे, सपोज कोई 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तेरा छोटा भाई है, उसको तुम क्रिकेट खेलना सिखाओगे, क्या करोगे? बैट दे दोगे लकड़ी वाला, ड्यूज बॉल दोगे, हेलमेट दे दो, गार्ड दे दो, कभी खेलेगा ही नहीं। करना क्या, आप क्या करते हो, प्लास्टिक का बैट देते हो, प्लास्टिक का बॉल देते हो, जैसे कि पहले वो यूज टू होगा। अगर वो बोले कि नहीं नहीं हम तो भाई वैभव सूर्यवंशी जैसा जैसा वो खेल रहा है वैसे हेलमेट लगा के खेलेंगे, आप क्या समझाओगे? बच्चा अभी वहां पे देरी आने में। इसलिए उसी तरीके से अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं।
अब शुरू में तुमको हम पैड दे दें, गार्ड दे दें, हेलमेट दे दें, तो तुम तो उसी बोझ से मर जाएगा। पहले आपको सीखना है, जब एक बार सीख जाओगे तो फिर बाकी सजावट वाली चीज खुद से आ जाती है। तो ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिटेल प्रेजेंटेशन। उम्मीद करते हैं इस पूरे 2 आवर्स के मैराथन में आपको चीजें समझ में आई होगी। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आप बनाओ, इस पूरे लेक्चर में हमने सारे पॉइंट को कवर किया है। हाँ, इतने पॉइंट को कंसिडर करोगे तो आपका ऑलमोस्ट 95% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और क्या ध्यान रखना होता है, जैसे कि हम लोग कभी लोन लेते हैं या डिबेंचर्स होता है ना, अगर कोई परसेंटेज लिखा है तो उसको इंटरेस्ट पे करने की भी एंट्री पास करते हैं। तो वो 1-2 पॉइंट जब जो एंट्री आएगी, और सारी एंट्री क्लास 11 का एप्लीकेशन है, आपको बस एंट्री पास करनी है और पोस्टिंग डेबिट कैसे मारना है, क्रेडिट कैसे मारना है, हमने आपको बताया। बस वैसे करके आपको काम निकाल लेना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस कैश फ्लो के मैराथन में आपको चीजें समझ में आई होगी। एक क्लास और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, और ये 2 वीडियो के बाद आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।